और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, पूर्वांचल में अतीक आतंक का दूसरा नाम था। दहशत का ऐसा खौफ कि लोग पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की बात तो दूर, अपनों से भी दर्द बयान नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब अतीक जमीन में दफन हो गया है तो अतीक के आतंक के सताए लोगों की कहानियां निकलकर सामने आ रही है। अतीक ने अपनों को भी नहीं छोड़ा और अपने ही रिश्तेदारों की कई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में माफिया की आतंक कथा के बारे में आपको बताते हैं। अतीक की आतंक कथा, सबूत साक्षात। अतीक के आतंक की अनसुनी दास्तान। माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो करीब 4.5 दशक तक अतीक, आतंक और अपराध का पर्यायवाची रहा। पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की बात तो दूर, लोग अपनों से भी अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे। इसकी वजह थी अतीक का आतंक। पूर्वांचल और आसपास के इलाके में अतीक के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उसकी एक आवाज पर प्रयागराज में कोहराम मच जाता। 44 साल तक जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह। मगर 3 शूटर्स ने अतीक और उसके भाई को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। अतीक की आतंक कथा के बारे में आपको बताते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों कहानियां, कईयों ने अतीक को चुनौती दी। अतीक की आतंक कथा, सबूत साक्षात। इस शख्स को देखिए। नाम है जीशान, परिचय अतीक का रिश्तेदार। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खौफ से यह भी नहीं बच सका। अतीक अपने रिश्तेदारों से भी रंगदारी वसूलता। जीशान ने खौफ की कहानी सुनाई। 31 दिसंबर 2021 को अली और कालिया गाड़ी से आते हैं। जीशान को उसके घर पर घेर लेते हैं। जीशान पर हथियार तान देते हैं। जीशान माफिया अतीक का रिश्तेदार है, लेकिन इससे अतीक का कोई मतलब नहीं। जीशान ने अतीक की आतंक कथा के बारे में तफसील से बताया कि देखिए, हम अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। हमने जैसे ही ज़मीन का काम करना स्टार्ट किया तो अक्सर हमारे पास धमकियाँ स्टार्ट हो गई। जैसे उनके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, उनके बेटे अली, ये सब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे। और ये रोक के गाड़ी उसके कहने लगे कि ऐसा है कि भाई से मिल लो, काम करना है काम करो, लेकिन उनको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके करके कहीं ना कहीं हमको घेरा जाता था। तो मैं अपना जो है बहरहाल मोबाइल बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता था। फिर 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे। सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है, जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल था, मुझे करना ही पड़ता। तो उसके बाद मैंने बात करी तो मैंने कहा जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि जमीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुँचवा दो। तो उस समय तक डरा हुआ था। मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर से कई बार बोला कि सुनाई दिया, मतलब हेलो लो कर रहा था। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से तुरंत फ़ोन स्पीकर ऑन तो बोलता है कि अली, इन लोग को मार खत्म करो, साले ऐसे नहीं मानेंगे। तो लोग तबा तोड़ आसाद कालिया, अली और संजय, गुड्डू, इस तरह करीब 25 लोग मारने लगे। मैं और मेरे परिवार को, मेरे कजिन था, मेरे भांजे भतीजे सब थे। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता हूँ। जब भागता हूँ तो ये सीधा मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं। और जब फायर करने लगते हैं तो मैं किसी तरह बच के भाग जाता हूँ। मैं जाता हूँ करेरी थाने जाके वहाँ मैं फोर्स को बताता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताता हूँ। प्रशासन आता है तो प्रशासन अपनी आंखों से देखता है
कि किस तरह ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, एकदम तालिबान बनाए हुए हैं। जब ये लोग प्रशासन को देखते हैं तो ये लोग भागते हैं। फिर प्रशासन तेजी दिखा के वहाँ पे उसे मौके पे 2 लोग को पकड़ लेता है। 2 लोग को पकड़ के उनके पास से पिस्टलें बरामद हुई और उस समय वहाँ पे मशीन जिसे भी लाए थे, जिससे पूरा इन लोगों ने मेरा घर। अतीक के जुल्म के खिलाफ आवाज कुछ लोगों ने बुलंद की। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों में एक नाम है जयश्री उर्फ सूरज कली का, जो अपनी जमीन बचाने के लिए अतीक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सूरज कली ने बताया कि कैसे उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और किस तरह से वो अपने परिवार के बच्चों को बचाकर घूमती रही। गाड़ी आई 2 पहिया फिर 4 पहिया में खुद वो अतीक अहमद और जो है तुमने वो रहे अशरफ असलहा लिए जो है तुमने करके फायरिंग करें। मेरे गोली लगी, मेरे बच्चे की गोली लगी, पोती के लिए रहे, पोती के दाग के लेके भागी तो जय यहाँ लगी, मेरे यहाँ पास गोली लगी है और लड़का के दहिना जांग में लगी। फिर गांव वाले आए और उमेश पाल जी आए, पूजा पाल आई, विधायक रहे, सब ले गए मुझको, मेरे बेटा को ले गए, रिश्तेदार आ गए, सब कहा थे जज सुने तो पैसों इससे सब अपन लाई करके ही इलाज करवाए। जब ओटी में मुझको ले गए तो कहीं बॉस का फ़ोन आया, खलास कर दो, तो गोली निकले उसको हटा दो। तो मैं बोली कि नहीं बॉस का क्या बोला, तो कहीं अतीक का फ़ोन आया है, तो मैं चुप हो गई, इलाज करवाए इसी तरह से। फिर मैं होशियार हो गए, फिर चुरा के पेमेंट उनकर करा के चले आए, अंत इलाज करवाए, फिर घाव पूरा। अब इसी तरीके की बातें हैं। सूरज कली प्रयागराज में धूमनगंज इलाके के झलवा की रहने वाली है। उसकी जमीन पर अतीक की नजर पड़ी और फिर अतीक ने जमीन हड़प ली। सूरज कली के पास 12 बीघा जमीन थी। अतीक ने इस जमीन पर कब्जे के लिए उसके पति को मार दिया। सूरज कली के भाई को करंट लगाकर अतीक ने मरवा डाला। अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया। 44 साल तक अतीक का सिक्का चलता रहा। प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल में अतीक की दहशत के कई किस्से हैं। नैनी में अतीक और उसके गैंग का हमेशा रुतबा रहा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अतीक को बरेली से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया। नैनी जेल में अतीक का सामना तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट रहे HB सिंह से हुआ। अतीक नाराज होकर जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में पहुंच गया। शायद आपने हमको पहचाना नहीं, हम अतीक अहमद हैं। आपको कौन नहीं पहचानता? आपकी ही गतिविधि पर नजर रख रहा हूं। आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं। बात से ज्यादा गोली बंदूक चलाता हूं। बात बात पर मर्डर हो जाते हैं। जेलर, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम मेरे बारे में पता कर लो। लगता है तुमको अलग से समझाना पड़ेगा। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? जेल के अंदर ज्यादा गुंडागर्दी करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जाकर अपनी बैरक में बैठो। देवरिया जेल में बंदी के दौरान अतीक ने दबंगई दिखाई। एक कारोबारी को अपहरण कर देवरिया जेल लाया गया। अतीक और उसके गुर्गों ने कारोबारी को जेल के अंदर पीटा। कारोबारी की कीमती जमीन को अतीक ने दबंगई से लिखवा लिया। देखिए, अतीक खौफ का प्रतीक था। आज भी लोग कहते हैं कि उसके नाम से इलाके में दहशत की चादर पसर जाती थी। उसकी हनक ऐसी कि पूरा शहर कांपता था। वसूली और हत्या जैसे संगीन अपराध अतीक चलते फिरते करता था। लेकिन अब उस काले साम्राज्य का अंत हो चुका है। माफिया जमींदोज हो चुका है। प्रयागराज में अतीक का घर अब खंडर बन चुका है, जो बताती है कि आतंक का अंत ऐसा ही होता है।
जिस दहशतगर्द का आतंक पूरे इलाहाबाद में गूंजा करता था, आज के प्रयागराज में वो खंडहर हो चुका है। जिस माफिया के जराइम की तूती इलाहाबाद में बोला करती थी, आज वो समीदोज हो चुकी है। जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये अतीक अहमद का घर है, जहां कभी लगता था दरबार, जहां कभी होता था लोगों का जमावड़ा, जहां कभी चलता था माफिया अतीक का सिक्का। लेकिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि सारा का सारा काला साम्राज्य खंड खंड हो गया। बाहुबली अतीक अहमद, बदमाश अतीक अहमद, आतंक का आका अतीक अहमद, जिसका साम्राज्य लगातार एक एक करके योगी सरकार, यूपी की सरकार ध्वस्त कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अतीक अहमद के उस ऑफिस में जहां से बैठकर वो अपने साम्राज्य की कमान संभालता था। आज वहां की क्या दशा है, ये आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर बुलडोजर चला है और इस ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है। इसी ऑफिस पर किस तरीके से अतीक अहमद बैठता था, उसका पूरा साम्राज्य यहीं से वो चलाया करता था। इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से पूरा ये कैंपस है, किस तरीके से यहां पर फिलहाल तमाम गेट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और उन्हें तोड़ भी दिया गया है। माफिया को मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ ऐलान किया था कि यूपी में माफिया की खैर नहीं, जिसका साक्षात नमूना प्रयागराज में दिखता है। जब हमारी टीम अतीक के पुश्तैनी इलाके चकिया और कसारी बसारी इलाके में पहुंची तो सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों में चुप्पी थी, पुलिस का पहरा था। ये कभी अतीक का इलाका हुआ करता था। इलाका इसलिए क्योंकि यही अतीक अशरफ पैदा हुए, विधायक बने, आतंक फैलाया और अब दफनाए गए, और यहीं से उनके काले साम्राज्य का पतन भी हुआ। चकिया के कसारी के करीब हर 500 मीटर पर एक एक खंडहर नुमा घर है। यह घर अतीक के गुर्गों का हुआ करता था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। अतीक अशरफ को जिस कॉलविन अस्पताल के गेट पर 15 अप्रैल को गोली मारी गई, ये इलाका कभी अतीक का गढ़ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि जब अतीक का काफिला यहां से गुजरता, दोनों तरफ लोग खड़े होकर सलाम ठोकते, लेकिन वो सलाम डर की वजह से था, और आज वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। और खास तौर पर वो टॉर्चर रूम जिसका जिक्र हर बार होता है, अतीक अहमद जहां पर बैठकर लोगों को टॉर्चर किया करता था, वो रूम, वो कमरा आपके सामने है। यही वो कमरा है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम सोफे जो हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देखिए, देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम अलग अलग पोस्टर्स भी मौके पर रखे गए हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से ये सोफे, तमाम चेयर्स, यानी कि पूरा बंदोबस्त जो है इस ऑफिस में किया गया था। ये देखिए आप किस तरीके से एक फ्रिज यहां पर रखा हुआ है, तमाम चेयर्स मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप आइए, यही वो टॉर्चर रूम है जहां पर अतीक अहमद, उसके गुर्गे अपने दुश्मनों को लेकर यहां पर आते थे और फिर उनको टॉर्चर किया करते थे। अतीक का आतंक किस कदर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माफिया ने लोगों को सताने के लिए टॉर्चर रूम बनवाया। यहाँ पर अतीक लोगों को बंधक बना रखता। बताते हैं कि जब उसने उमेश पाल को किडनैप किया, तब यहीं पर रखा था। अभी भी खंडहर के ऊपर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नीले रंग का पोस्टर और बसपा का झंडा लहरा रहा है। अतीक का पुश्तैनी घर खंडहर हो चुका है। यहां बस घर की निशानी बाकी है, लेकिन आकार किसी शाही हवेली जैसा दिखता है। अतीक के रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, खंडहर में पड़ी पुरानी साइकिल, लोहे की रॉड तक ले जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अतीक के घर के अंदर टूटी बैठक है, जहां कभी मजमा लगा करता था। अतीक नाम के दहशतगर्द का आतंक खत्म हो चुका है।
माफिया जमींदोज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमींदोज अतीक का हुआ है। अतीक के गुनाहों में बराबर की हिस्सेदार पत्नी शाइस्ता का घर भी आपको दिखाते हैं, जहां पूरा सामान बिखरा है, दरवाजा खुला है, लेकिन ना तो वहां शाइस्ता है ना ही कोई रिश्तेदार। में मौजूद हूँ कसारी मसारी जो शाइस्ता परवीन है उनके मैके पर, और इनके पिता मोहम्मद हारून जो पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया करते थे, और ये वही घर है जहाँ पर शाइस्ता परवीन रहा करती थी। और आज इस घर को मैं दिखाता हूँ कि इस घर में कोई भी नहीं है। ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये इनका गेस्ट रूम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामानें हैं सब पूरे फैले हुए हैं। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई है नहीं। सारे सामान यहीं पर पड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद ये इनका अंदर का पूरा रास्ता है। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी किताबें रखी हुई हैं, कानून की जो किताबें होती हैं वो सारी रखी हुई हैं, और ये पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा घर जो है वो फरार है। कहते हैं कि बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में करना पड़ता है। अतीक ने जो आतंक और दहशतगर्दी फैलाई, उसका नतीजा क्या हुआ, उसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ, क्योंकि हकीकत यही है, कोई कितना भी जुल्म ढाले उसे हिसाब तो जरूर देना पड़ता है। सचिन दुबे और विमल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, माफिया अतीक अहमद के मारे जाने के बाद जांच और विवाद का दायरा उत्तर प्रदेश से देश भर में फैल चुका है। जांच एजेंसियां अतीक की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जगह जगह इस वक्त छापेमारी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में पोस्टर बैनर भी लगाए गए। सूबे के बीच शहर में लगे इन पोस्टर्स में दोनों माफिया बंधुओं को शहीद कहा गया। हालांकि सूचना मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने बीट के मजला गांव के चौक पर लगे इस पोस्टर को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। 3 शूटर मोहरा, कौन है असली चेहरा? किसने लगाए माफिया के सम्मान में पोस्टर? माफिया को बताया शहीद, 3 लोग अरेस्ट। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के सम्मान में महाराष्ट्र के बीट में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दोनों भाइयों को शहीद लिखा गया है। बीच चौराहे पर लगे इन पोस्टर्स को लेकर विवाद बढ़ गया है। बजरंग दल ने इन पोस्टर को लेकर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। जैसे ही पोस्टर की खबर प्रशासन को लगी, आनन फानन में चौराहे पर लगे पोस्टर्स को हटा दिया गया। पुलिस ने बीच चौराहे पर पोस्टर लगाने के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 293, 294 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक पोस्टर लगाने वालों का अतीक के गैंग से कोई लेना देना नहीं है। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर कुछ जगह से इस घटना का समर्थन किया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। इसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है, जहां अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में बीट के माजल गांव में एक बैनर लगाया गया था। साथ ही इन दोनों को बैनर पर शहीद के रूप में दिखाया गया था। पुलिस के मुताबिक बैनर मोहसिन ने लगाया है, जिसकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिशनरी पर बड़ा अटैक किया। जबलपुर में उन्होंने कहा कि आजकल मिशनरी का वर्चस्व है, लेकिन हमारे संत उनसे ज्यादा सेवा करते हैं। भागवत ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि ये उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि ये सच। संघ प्रमुख ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत भविष्य की महाशक्ति है। मोहन भागवत की 2 टूक। मिशनरी से ज्यादा सेवा करते हैं हिंदू संत, भविष्य की महाशक्ति है भारत। मिशनरी के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सेवा करते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख इससे इत्तेफाक नहीं रखते। संघ प्रमुख का कहना है कि मिशनरी से ज्यादा सेवा हिंदू संत करते हैं। सबसे अधिक सेवा हमारे संत करते हैं। सेवा के बारे में मिशनरियों को बोलबाला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेवा हमारे संत की। मैं इसको अभिमान के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं एक आपको सत्य बता रहा हूं। सेवा जो करते हो उनका अभिनंदन है। सेवा कम करते हो ज्यादा करते हो ठीक ही है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि हमारे संत महात्मा, हमारा धर्म जगत क्या है, अरे समझ में न आने वाली बात है, ऐसा नहीं है भाई।
मोहन भागवत ने ये टिप्पणी जबलपुर में नरसिंह मंदिर में जगत गुरु श्याम देवाचार्य महाराज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कही। न केवल उन्होंने ईसाई को सेवा का पाठ पढ़ाया, बल्कि उन्होंने कहा कि भारत भविष्य की महाशक्ति है। धर्म क्या है हम बताएंगे, भारतवर्ष में उस धर्म का रूप कैसा होगा वो हम खड़ा करके दिखाएंगे और कहेंगे कि हो सकता है अपने देश के लिए तुम करो। हम किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले कई बार मोहन भागवत इस तरह की बातें कर चुके हैं। मोहन भागवत कह चुके हैं कि अगले 20 से 30 साल भारत के लिए काफी अहम है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सभा में भी भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही गई। न केवल मोहन भागवत बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पिछले साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत को अगले 25 साल में विकसित राष्ट्र बना देना है। यानी भारत के बड़े नेता जोर शोर से भारत के विश्व गुरु बनने की बात को जनता के बीच रखते रहे हैं। भारत बनेगा विश्व गुरु। विश्व गुरु बनने को लेकर के साल तय। पीएम मोदी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। मोहन भागवत ने 20 से 30 साल में विश्व गुरु बनने की बात कही। हमारे राष्ट्रगान में मशहूर लाइन है, भारत भाग्य विधाता। इस लाइन को रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे ही नहीं लिखा था। तब के समय में भारत दुनिया के देशों के लिए भाग्य विधाता था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब देश की बागडोर पीएम मोदी के हाथ में हो तो भला देश को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है। यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख का मानना है कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया को राह दिखा सके। पीएम मोदी भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटे हुए हैं। बिना रुके बिना थके लगातार देश को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिस पर काम लगातार जारी है। इसके लिए बनाई गई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी के इसी सपने को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार जुटे हुए हैं। ये खबर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ड्रग फ्री स्टेट पर जोर दिया। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। गृह मंत्री ने कहा, भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम नारकोटिक्स के खिलाफ काफी सफल रहे हैं। नार्को टेरर के नाम से देश की सीमा से नशीले पदार्थ की खेप पहुंचाई जा रही है। कई देश ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई में हार रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई परस्पर जारी रहेगी और हम जीतेंगे। अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और समग्र देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ लक्ष्य तय किए जाए कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब देश इस क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा। तो इस सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। ममता का कहना है कि 2024 में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए जो चाहे करती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सत्ता स्थायी होती है, माफ कीजिएगा अस्थायी होती है। कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा कायम रहेगा। संविधान हमेशा के लिए जारी रहेगा। इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, इस संविधान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। और चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिस पर काम भी परस्पर जारी है और इसके लिए बनाई गई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की बैठक करवाई। इस बैठक में 25 साल का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार किया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी का सपना होगा साकार, 2047 पर एक्शन प्लान तैयार।
चिंतन शिविर से निकलेगा 2047 का अमृत। 25 साल में होंगे बेमिसाल। अमृत महोत्सव से अमृत काल तक। अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो, यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। ये पीएम मोदी का सपना है। भारत 2047 का प्लान तैयार कर रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चाल पर दुनिया मंत्रमुग्ध हो रही है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को साकार करने में गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। हम अपनी आजादी का 100वां साल 2047 में मनाएंगे। ये साल बेमिसाल होगा। देश एक नई इबारत लिख चुका होगा। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। चिंतन शिविर, इसका उद्देश्य पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजनाओं को तैयार करना है। इस दौरान गृह मंत्री को मंत्रालय के लंबित कार्यों, चल रहे कार्यों के साथ साथ नियोजित किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। गृह मंत्री के मार्गदर्शन और पीएम मोदी के नेतृत्व में अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप के रूप में कार्य योजना को लागू किया जाना है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 है क्या। सबसे पहले बात करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव की। इसमें भारत की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 12 मार्च साल 2021 को हुई थी, जिसके अंतर्गत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की कार्य योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, देश की आजादी के नायकों को जानने का सतत प्रयास जारी है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ और उसके प्रति जागरूकता को लेकर भी अभियान जैसे स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए सामाजिक कार्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव इस साल 15 अगस्त 2023 के बाद समाप्त होगा। अब बात करते हैं अमृतकाल की। 15 अगस्त को 2023 के बाद से हम अपनी आजादी का 100वां साल 2047 में मनाएंगे। इस कालखंड को ही प्रधानमंत्री ने भारत का अमृतकाल कहा है। इस बीच उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक तौर पर विकास के लिए कार्य योजनाओं और उसे धरातल 100% लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एट 70 यानी कि आजादी के 75 वर्ष की बात कही थी। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई हो। पीएम मोदी ने कहा था कि आगामी 25 वर्ष अमृतकाल है। पीएम मोदी ने कहा था कि इसके लिए हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास से इसे हासिल करना है। उन्होंने आगे कहा था कि हम पहले की तुलना में बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें सैचुरेशन पॉइंट तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। देश के गाँव में सड़क हो, 100% परिवारों का बैंक में अकाउंट हो, 100% लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो।
आजादी के 100 साल पूरा होने पर पीएम ने जो सपना देखा है पूरा करने के लिए सरकार जुटी हुई है। पीएम ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कहा था कि हमें अपने देश को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हमें इंपोर्ट को कम करना है और अपने घरेलू विनिर्मित को बढ़ाना है, यानी कि हमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अभी हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2030 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती से प्रदान करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। देश बड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी बड़ा है। यही वजह है कि गृह मंत्री एक्शन मोड में है और संबंधित अधिकारियों को विजन 2047 को कामयाब करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो सपना देख रहे हैं उसके साकार होने का इंतजार इस वक्त पूरे भारत को है। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए केरल को आगामी 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात पर केरल वासी खुश हैं, विरोधी भी इससे काफी गदगद हैं। यही वजह है कि शशि थरूर ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की तारीफ की। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकास के पथ पर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नए नए आयाम लिख रही है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारने में पूरी सफलता पाई। गांव, किसान, शहर, उद्योग, सामाजिक समरसता, पर्यटन से लेकर अध्यात्म तक हर मोर्चे पर देश ने प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज विकास ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की पहचान बन गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और संकल्प का ही नतीजा है कि आज भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में जुटा है और इसी कड़ी में अब दक्षिणी राज्य केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 24 अप्रैल को केरल पहुंच रहे हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। और उसका रूट क्या होगा अब ये भी आप जान लीजिए। वंदे भारत ट्रेन 501 किलोमीटर का सफर करेगी। 501 किलोमीटर का सफर 7.5 घंटे में पूरा होगा। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी और रास्ते में यह ट्रेन कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन पर रुकेगी। थ्रिसुर, तिरूर, कोझिकोड स्टेशन पर भी ये ट्रेन रुकेगी। तो वहीं केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि 14 महीने पहले मैंने जो सुझाव दिया था अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम से नरेंद्र मोदी के पहली ट्रेन को हरी झंडे दिखाने को लेकर उत्सुक हूँ। विकास को राजनीति से परे होना चाहिए। देश में अभी 14 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी रूट पर चलाई गई और देखते ही देखते ये आंकड़ा बढ़ता ही चला गया और आगे भी बढ़ता ही जा रहा है। देश में अभी 14 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा रहा है। ये ट्रेन 100% स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ये ट्रेन 100% वातानुकूलित है और इसमें जीपीएस सिस्टम, वाईफाई जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बहरहाल पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबका साथ सबका विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि आज विरोधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल इस मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, मां शक्ति की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। अब इस शक्तिपीठ के कायाकल्प की तैयारी जोरों से चल रही है। काशी कॉरिडोर की तरह ही मां कामाख्या कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, जिस पर पीएम मोदी ने रिट्वीट करते हुए लिखा, मां कामाख्या कॉरिडोर ऐतिहासिक पहल है। काशी, उज्जैन के बाद
अब मां कामाख्या कॉरिडोर की तैयारी। मां कामाख्या कॉरिडोर का कायाकल्प, भक्त करेंगे दर्शन। शक्ति का अलौकिक संसार, श्रद्धालुओं पर भक्ति का खुमार। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने का प्रयास चल रहा है और इसी कोशिश के तहत पहले काशी कॉरिडोर को दिव्य रूप दिया गया और फिर उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है कि देश के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को विकसित करते हुए नया रूप दिया जाए, हिंदू आस्था के प्रतीक शहरों को सुंदर और भव्य रूप दिया जाए। इस सोच को एक एक कर साकार किया जा रहा है। काशी और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब बारी मां कामाख्या कॉरिडोर की। असम के सबसे बड़े नगर गुवाहाटी में जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट का कार्य शुरू होने जा रहा है। दरअसल गुवाहाटी में अत्याधुनिक मां कामाख्या कॉरिडोर की रूपरेखा असम सरकार ने तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार मां कामाख्या कॉरिडोर पर काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनिमेटेड वीडियो शेयर कर लोगों को यहां के भविष्य की एक झलक पेश की है। एनिमेटेड वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, निकट भविष्य में पुनर्निर्मित मां कामाख्या कॉरिडोर कैसा दिखेगा, इसकी एक झलक साझा कर रहा हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी ने रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझे यकीन है कि मां कामाख्या कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल होगी। जहां तक आध्यात्मिक अनुभव का संबंध है, काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक परिवर्तनकारी रहे हैं। अहम यह है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर के बाद एक और देश को धार्मिक कॉरिडोर मिलने जा रही है। ये सौगात असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से देश को मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक एनिमेशन वीडियो ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और साफ तौर पे कहा है कि 1-2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर की शिलान्यास कर सकते हैं, जिसको कि 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम सीएम के ट्वीट पर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे कॉरिडोर बनने से वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ वहां की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मां कामाख्या मंदिर के इलाके की तस्वीर आने वाले दिनों में बदल जाएगी। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह अद्भुत नजारा दिखेगा। मां कामाख्या या कामेश्वरी इच्छा की प्रसिद्ध देवी है। गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में स्थित नीलाचल पर्वत के मध्य में स्थित है। मान्यता है कि धरती पर मौजूद 51 शक्ति पीठों में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन है। ये भारत में व्यापक रूप से प्रचलित शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। कॉरिडोर बन जाने के बाद इसकी भव्यता देखते ही बनेगी। हालांकि अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो शक्तिपीठ को देखकर श्रद्धालु कहेंगे अद्भुत और अलौकिक। अक्षय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।